और आज हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुत कमी महसूस होती है जो भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाएं, जो राष्ट्रवाद की बात करें, जो ये बताएं कि भारत के लिए क्या सही है और ऐसा काम करें जो भारत की छवि को चमकाए, बजाय इसके कि वो ऐसा काम करें, ऐसी बातें करें जिससे भारत की छवि खराब होती हो। अब आपको उस आधे फ्रंट की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि भारत में कोई ना कोई जंग अंदर भी चलती रहती है और ज़्यादातर ये जो जंग होती हैं ये राजनीति के लिए होती हैं, वोटों के लिए होती हैं। इसलिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें मुंबई में एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर रहे हैं क्योंकि उसने मराठी की बजाय हिंदी में बात की थी। जरा ये वीडियो देखिए। ये एक वीडियो आपने देख लिया जहां एक दुकानदार की पिटाई हो रही है। एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता पिटाई कर रहे हैं क्योंकि ये दुकानदार मराठी नहीं बोलता। अब दूसरा वीडियो देखिए जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता एक दुकानदार को अपने दफ्तर में बुलाते हैं और एक ग्राहक से उसकी पिटाई करवाते हैं और पैर छूकर माफी मंगवाते हैं और इसका वीडियो बनाते हैं। यहां भी दुकानदार की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने ग्राहक से मराठी में बात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन दोनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, नेताओं ने दफ्तर में बुलाया, माफी मंगवाई, थप्पड़ मारे और इसका भी वीडियो बनाया और जारी कर दिया। देखिए। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान में थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। तू बोल पहले तो नाव नाव सूर्य बोलतो तसं वैसे बोल कानपुरी बोल सूरजेश्वर पूरा ठीक से पकड़ सूरजेश्वर बोल नाम ये मारा ठीक है बस ज्यादा चले। कुछ दिन पहले मुंबई के ही भांडुप इलाके में एक पति पत्नी ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया और जब डिलीवरी बॉय उन्हें पिज्जा देने के लिए पहुंचा तो इस पति पत्नी ने कहा कि वो पैसा नहीं देंगे क्योंकि डिलीवरी बॉय ने उनसे मराठी में बात नहीं की। उसका भी एक वीडियो है, जरा देखिए। क्यों मराठीत नहीं येत नाही थे, बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों है यहाँ पे कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे हाँ, नहीं देने का ना पैसा। हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। ऑर्डर खराब धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ। ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ेगा मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से। मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। संजय पाटिल ना कर फोन। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। तेरा तो बोल तू कर। हाँ बोलो ना। मेरा वीडियो नहीं निकालने। क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ। बट क्यों? ये जबरदस्ती है। तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी। ये कौन सा जबरदस्ती है? हाँ लगाओ ना। ये जो पति पत्नी है एक गरीब डिलीवरी बॉय को पैसा देने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो डिलीवरी बॉय मराठी नहीं बोल पाता। उसने मराठी बोलने से इनकार किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पति पत्नी ने तो माफी नहीं मांगी, लेकिन एमएनएस के स्थानीय नेताओं ने, एमएनएस मतलब राज ठाकरे की जो पार्टी है, उसके स्थानीय नेताओं ने इस डिलीवरी बॉय को अपने ऑफिस बुलाया और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया और माफी मांगने के बाद उस समय उसका एक वीडियो भी बना लिया। जो भी हुआ गलती से हुआ, हमने वायरल भी किया है। तो मैंने डॉनर्स के ग्रुप में भेजा था तो वहाँ से मतलब वायरल हो गया वीडियो। तो ऐसा कुछ नहीं हो, मैम ने मेरे को पेमेंट सब किया था। प्लीज़ ऐसा वीडियो वायरल मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मराठी और मैं मराठी बोलूँगा भी और सीखूंगा भी। जय हिंद जय महाराष्ट्र। क्या आप जबरदस्ती किसी से कोई भाषा बुलवा सकते हैं? अगर वो भाषा उसके दिल से नहीं निकल रही तो जबरदस्ती मारपीट करके, इस तरह के वीडियोस बना के आप जबरदस्ती कोई चीज एक लोकतांत्रिक देश में किसी पर थोप सकते हैं? आज बड़ा सवाल ये है। और सब जगह अगर आप देखिए, ये सारे लोग
चाहे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पहले दुकानदारों को पकड़ते हैं, फिर उन्हें थप्पड़ मारते हैं और उसका वीडियो ज़रूर बनाते हैं और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और ये वीडियोस वायरल हो जाते हैं। अब राजनीति इस प्रकार से होती है। अब आप सोचिए, जो लोग एक विदेशी ब्रांड का इटालियन पिज्ज़ा खाते हैं, ये जो पति पत्नी हैं, इन्होंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, एक इटालियन पिज्ज़ा, एक विदेशी ब्रांड से, एक विदेशी कंपनी से। ऐसे लोग जो पिज्ज़ा ऑर्डर करके खा रहे हैं महाराष्ट्र में बैठ के, वो डिलीवरी बॉय से सिर्फ मराठी में बात करने की जिद करते हैं। इस परिवार से किसी ने यह नहीं पूछा कि आप महाराष्ट्र में रहते हुए सिर्फ मराठी भोजन क्यों नहीं करते, आप इटालियन डिश क्यों मंगवा रहे हैं। हमारे देश में 80% हिंदू रहते हैं और ये 110 करोड़ हिंदू पहले से ही जातियों में बटे हुए हैं, जैसे अगड़ी जाति, ओबीसी, पिछड़ी जातियां। इन सारे वीडियोस में आपने ध्यान दिया होगा कि मारने वाले भी हिंदू हैं और पिटने वाले भी हिंदू ही हैं। पहले से ही जातियों में बटे हिंदुओं को अब भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है और बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री नितेश राणे ने अब इसे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भी बना दिया है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या, शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब जरा इसके पीछे की राजनीति को समझिए। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है राज ठाकरे। राज ठाकरे पहले भी मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाते रहे हैं, मराठी भाषा का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनके कार्यकर्ता पहले भी इस तरह की हिंसा करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और अब उनके साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी भी मिल गई है। वर्ष 2006 में राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के गठन के बाद यह पहली बार है जब उनके भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे किसी मुद्दे पर खुलकर इस प्रकार से एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय इन दोनों ही भाइयों की हालत बड़ी खराब है। विधानसभा में राज ठाकरे की एक भी सीट नहीं है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास भी अब मुश्किल से 20 सीटें बची हैं। दोनों की स्थिति बड़ी खराब है, दोनों कमजोर हो चुके हैं और अब इन दोनों को यह लगता है कि मराठी अस्मिता को एक बड़ा मुद्दा बनाकर राजनीति में इन्हें अपनी पुरानी खोई हुई ताकत दोबारा से मिल सकती है। इसलिए दोबारा इन्हें अब मराठी अस्मिता की याद आ गई। 1966 में बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना के अब 3 टुकड़े हो चुके हैं। पहला हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास है, जो उनके बेटे हैं, दूसरा हिस्सा राज ठाकरे के पास है और तीसरा हिस्सा एकनाथ शिंदे के पास है। ये 3 हिस्से हो चुके हैं अब शिवसेना के। अब हम तो आज इन दोनों ठाकरे भाइयों को यह सलाह देना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में इन्हें प्रासंगिक बने रहना है तो इन्हें अपनी पार्टियों का आपस में अब विलय कर लेना चाहिए। जैसे पहले ये दोनों एक साथ हुआ करते थे, अब इन्हें दोबारा से मिल जाना चाहिए और कोई विकल्प इनके पास है नहीं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये कैलकुलेशन के आधार पर है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट शेयर सिर्फ 10% था, जबकि राज ठाकरे की एमएनएस को सिर्फ 1.5% वोट मिले थे। 1.5%। सोचिए, अगर ये दोनों मिल जाएं तो इनका वोट शेयर मिलकर हो जाएगा लगभग 11.5%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का वोट शेयर है 12.5%। अजीत पवार की एनसीपी का वोट शेयर है 9.1% और शरद पवार की एनसीपी का वोट शेयर है 11.4%। ये वहां की जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मराठी अस्मिता वाली जो पार्टी हैं, उनका, इसमें बीजेपी का हम नहीं बता रहे हैं आपको, ये उनका वोट शेयर है 2024 के विधानसभा चुनाव में। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिल जाते हैं तो इनका वोट शेयर दोनों का मिलकर हो जाएगा 10 जमा 1.5%, मतलब 11.5%। और यह महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता वाली क्षेत्रीय पार्टियों में दूसरे नंबर की पार्टी बन सकते हैं।
लेकिन जो ठाकरे परिवार आज ये कह रहा है कि अगर गैर मराठियों ने मराठी भाषा का अपमान किया तो स्थितियां हाथ से निकल जाएंगी, क्या वो ठाकरे परिवार या एमएनएस के कार्यकर्ता या एमएनएस के नेता या यूबीटी के कार्यकर्ता 31% मुस्लिम आबादी वाले औरंगाबाद में जाकर वहां के मुसलमानों को मराठी बोलने के लिए विवश कर सकते हैं? क्या ये लोग 80% मुस्लिम आबादी वाले मालेगांव में जाकर मराठी बोलने के लिए वहां के लोगों के साथ मारपीट या जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? या फिर 52% मुस्लिम आबादी वाले बायकुला, 50% मुस्लिम आबादी वाले मुंबा देवी, 53% मुस्लिम आबादी वाले मलाड वेस्ट या फिर इसी तरह 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले अणुशक्ति नगर या धारावी में जाकर मुसलमानों को मराठी बोलने पर मजबूर कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि मुसलमान ना तो इन्हें पहले कभी वोट देते थे, ना इन्हें आगे कभी वोट देंगे, और इन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए भी नहीं, इन्हें चाहिए बाकी हिंदुओं के वोट। अब क्योंकि इन्हें मराठी बोलने वाले हिंदुओं के वोट चाहिए और महाराष्ट्र में लगभग 70% लोग मराठी बोलते हैं, इसलिए इनकी नजर उन पर है। उद्धव ठाकरे के पुत्र और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि अगर मराठी भाषा का अपमान होता रहा तो यह बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। अब आपको एक पुरानी बात याद दिलाते हैं। ये वही आदित्य ठाकरे हैं जिन्होंने वर्ष 2008 में अपना एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया था जिसका नाम था उम्मीद, और इस म्यूजिक एल्बम में ज्यादातर हिंदी गाने ही थे जिन्हें खुद आदित्य ठाकरे ने लिखा था। इस म्यूजिक एल्बम को उस जमाने में अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया था, जो खुद हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक हैं, सुपरस्टार हैं। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की गिनती हिंदी के सबसे महान कवियों में होती है। इस खानदान का रिश्ता हिंदी से कितना पुराना रहा है, अब आप सोच लीजिए। तो उस हिसाब से आदित्य ठाकरे को अपनी एल्बम का नाम उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए था। उन्होंने इस एल्बम का नाम मराठी में क्यों नहीं रखा? अपनी एल्बम उन्होंने मराठी में रिलीज क्यों नहीं की? मराठी में गीत लिखते, मराठी म्यूजिक के साथ मराठी में अपनी एल्बम रिलीज करते, लेकिन तब उन्होंने हिंदी में की। उस समय इसका विमोचन किसी मराठी बोलने वाले, किसी मराठी सिनेमा के बड़े फिल्म स्टार से कराते, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा उदाहरण देखिए, हिंदी फिल्म जिसे आप बॉलीवुड कहते हैं, हिंदी फिल्मों का केंद्र भी ये मुंबई है जहां पर मराठी बोली जाती है। हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है, बॉलीवुड है, जो कि महाराष्ट्र में है जहां मराठी बोली जाती है। हिंदी फिल्म और बॉलीवुड का केंद्र लखनऊ नहीं है, भोपाल नहीं है, उत्तर भारत में किसी हिंदी भाषी शहर में नहीं है, किसी हिंदी भाषी राज्य में नहीं है। हिंदी फिल्में सबसे ज्यादा कहां बनती हैं? पूरी इंडस्ट्री कहां पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहां पर मराठी बोली जाती है। तो फिर इन लोगों ने बॉलीवुड पर कभी सवाल क्यों नहीं किया? मुंबई में एक साल में ही हजारों हिंदी फिल्में बनती हैं। इन फिल्मों के निर्माण के दौरान हिंदी बोलने वाले ही नहीं बल्कि मराठी बोलने वाले भी हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है और मनोरंजन भी मिलता है। तो क्या एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा देंगे? वहां के सिनेमा घरों में जाएंगे और कहेंगे कि अब से यहां मराठी की फिल्में ही रिलीज होंगी? है इतनी हिम्मत उनकी? राज ठाकरे की खुद न जाने कितने हिंदी फिल्मों के अभिनेताओं से बड़ी अच्छी दोस्ती है। क्या राज ठाकरे अपने इन दोस्तों को मराठी में बोलने पर मजबूर कर सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि अब उनके जितने भी फिल्मी दोस्त हैं वो उन फिल्मी दोस्तों की, फिल्मी एक्टर्स की पार्टी में नहीं जाएंगे जब तक वो फिल्मी एक्टर मराठी नहीं बोलेंगे? क्या है इतनी हिम्मत? अब आपको मुंबई इंडियंस के बारे में भी बताते हैं, जो कि आईपीएल में मुंबई की टीम है। वर्ष 2025 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जो टीम खेल रही थी उसमें 23 में से 16 खिलाड़ी महाराष्ट्र के थे ही नहीं। क्या कभी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इन खिलाड़ियों से पूछा कि उन्हें मराठी आती है या नहीं? इनमें से कितने खिलाड़ी मराठी बोल सकते हैं? क्या वो ऐसा करेंगे? भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से 21 वो हैं जिन्हें उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक करोड़ों हिंदू बोलते आए हैं। 22वीं भाषा उर्दू है, जो आक्रमणकारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं जैसे फारसी, तुर्की और अरबी के साथ हिंदी के मिश्रण से विकसित हुई है और जिसे देश के ज्यादातर मुसलमान बोलते हैं। हिंदू भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे मुसलमानों की भाषा माना जाता है। लेकिन उर्दू के साथ किसी को कोई समस्या नहीं।
आज हम ये नहीं कह रहे कि समस्या होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा पॉइंट ये है कि आप इस देश में हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, संस्कृत बोलिए, मराठी बोलिए, बंगाली बोलिए, लेकिन दिल से बोलिए। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मातृभाषा है, जो दिल से निकलती है, वो बोलिए। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। स्थानीय भाषाएं न बोलने वाले मुसलमानों से भी किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाषाओं के नाम पर सिर्फ देश के 110 करोड़ हिंदुओं को एक बार फिर से बांटने की कोशिश हो रही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 आज मैं लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है। यह भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में जाकर व्यापार या नौकरी करने की स्वतंत्रता देता है। देखिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह भारतीय नागरिकों को भाषण, लेखन, मुद्रण और संचार के अन्य रूपों जैसे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अपने विचार, अपनी राय, विचारों को व्यक्त करने की पूरी आजादी देता है। क्या कह रहा है? आप किसी भी भाषा में, किसी भी माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी भाषा में लेखन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, किसी भी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। वो मुंबई में जो व्यापारी था, दुकानदार था, वो इस अनुच्छेद 19 के तहत बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, सही काम कर रहा था। दूसरा, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरों के राइट्स की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रबंधों के अधीन देश के भीतर स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने का अधिकार है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की आजादी है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। आगे सुनिए, किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को किसी भी पेशे यानी प्रोफेशन, व्यवसाय यानी बिजनेस और व्यापार को चुनने और अभ्यास करने का पूरा अधिकार है। आज वो सारे लोग कहां हैं जो कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है? वो सारे नेता कहां चले गए जो बात बात पर, हर मंच पर, हर भाषण से पहले संविधान की कॉपी लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा संविधान खतरे में है और हम इसे बचाएंगे? आज हमारे देश में इन गरीब और लाचार लोगों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आप जो आपकी स्क्रीन पर हैं, सोचिए अगर यह आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ हुआ होता। मैं युवाओं से यह बात पूछता हूं, अगर ऐसा कोई आपके पिता के साथ करे, आपके भाई के साथ करे, आपके छोटे भाई के साथ करे, आपके पुत्र के साथ करे, तो आपको कैसा लगेगा? आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे और रिश्तेदार, परिवार के लोग आपके राज्य से बाहर दूसरी जगह नौकरी या काम करने के लिए जाते होंगे। वो जाते होंगे, मुंबई जाते होंगे, बेंगलुरु जाते होंगे, चेन्नई जाते होंगे, कोलकाता जाते होंगे। वहां उनके साथ अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं। आज संविधान खतरे में नहीं। अब भाषा विवाद के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 19 की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसा लगता है कि ये सब एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाषा के नाम पर बंटवारा सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र में हो रहा है। भाषा की यह राजनीति कर्नाटक में चल रही है, जहां लोगों को जबरदस्ती कन्नड़ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह राजनीति तमिलनाडु में चल रही है, जहां तमिल अस्मिता के नाम पर हिंदी और संस्कृत भाषा का विरोध होता है। आज बड़ा सवाल यह है कि मराठी, तमिल, कन्नड़ और बंगाली के इन ब्रांड एम्बेसडर्स के बीच आपको कितने ऐसे लोग दिखते हैं जो भारत और भारतीयता के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं? क्या किसी शहर में, किसी राज्य में आपको ऐसे लोग कहीं सड़क पर दिखते हैं जो कहते हैं कि भारत की बात कीजिए? क्या आपको इनमें कोई ऐसा दिखता है जो राष्ट्रवाद की बात करता हो? क्या कोई ऐसा दिखता है जो विदेशी सामान का विरोध करता हो, जब कहता हो कि मेक इन इंडिया की जो बात करता हो, या जो कहता हो कि जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, जब चीन हमारा दुश्मन बनकर बैठा है, तो इस समय भारत के हितों का ध्यान रखिए, भारत के बारे में बात कीजिए? क्या कोई आपको सड़क पर यह करते हुए दिखाई देता है? सो राष्ट्रवाद के चैंपियन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मराठी भाषा के चैंपियन आपको दिख रहे हैं, तमिल भाषा के चैंपियन आपको दिख रहे हैं, कन्नड़ के चैंपियन दिख रहे हैं, बंगाली के चैंपियन दिख रहे हैं। लेकिन भारत का क्या होगा? भारत के चैंपियंस कहां पर हैं? आपको भी अपने आसपास ढूंढना चाहिए। अगर आपको मिलें तो हमें बताइएगा। अब दिल्ली वालों के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। दिल्ली भारत की राजधानी है
और दिल्ली के लोग, खासतौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो बड़े मायूस थे पिछले कुछ समय से। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को ईंधन न देने के अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 10 साल से पुराने